हाँ जी, पेज नंबर 9 पे आ जाइए, एग्रीकल्चरल इनकम स्टार्ट करने वाले, सेक्शन 10(1) के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी है, उसका अपने को कुछ नहीं करना है, सेक्शन नंबर भी याद नहीं रखना है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, कल्टीवेटर्स की इनकम, लैंड होल्डर्स की इनकम। कल्टीवेटर्स की मतलब जो आदमी खेती कर रहा है उससे जो उसको इनकम हो रही है, वो खेती बेच के जो इनकम हो रही है वो कैपिटल गेन्स में जाती है। खेती बेच के जो इनकम होती है वो यहां पे नहीं आती। खेती करके, जो एग्रीकल्चरल करके जो क्रॉप्स निकालते हो आप, उससे जो आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालते हो उसको बेच के जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा, अगर किसी इंसान के पास एग्रीकल्चरल लैंड है और वो खुद नहीं करता, वो किसी और को रेंट आउट कर रहा है, तो उससे जो रेंट उसको मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आता है। ठीक है, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लेटिंग ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल। मतलब क्या है, मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, मैंने आपको रेंट आउट करी और आप उस पर खेती कर रहे हो, तो आप जो रेंट मेरे को दे रहे हो वो मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया से, तो वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल है। ये सबको याद होगा, मेरे को ये उम्मीद करता हूं मैं आपको से। ठीक है, सेकेंड चीज, इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब खेत के अंदर अगर आपके पास गाय वाय है, उसका दूध वूध लेके आप कहीं पे वहीं पे आजू बाजू में बेच दे रहे हो, डेयरी फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो नॉर्मल जो अलाइड एक्टिविटीज है, या आपने अपना बैल किसी को किराए पे दे दिया, तो अब वो बैल किराए पे देना आपका काम नहीं है, बट किसी ने मांगा दे दिया आपने, तो उससे जो इनकम होती है एक हाथ दो बार देके, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आती है। तीसरा चीज, सीड्स या सैपलिंग्स जो आप नर्सरी में ग्रो करते हो, उससे जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, यहां पे करे भाई। नर्सरी, स्पेसिफिक नर्सरी बिजनेस वालों की नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो नर्सरी खेत के अंदर ही छोटे छोटे जो पौधे वौधे लगा दिए आपने फिर वो बेच दिए, तो उससे एग्रीकल्चरल इनकम होती है। यहां पे एक लिखा है फॉरेन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आईएफओएस में टैक्सेबल है। तो एग्रीकल्चरल इनकम की बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो एग्रीकल्चरल इनकम मतलब वो इनकम है जो एक तो खेती करके हो रही है, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रेंट आउट करके हो रही है, वो बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम में आती है। अगर आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो, तो उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। तो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल हो सकती है, अर्बन हो सकती है। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको जो बेचा है, तो उससे कोई टैक्स ही नहीं लगता, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आपने बेची है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर दो सेग्रीगेशन, एक तो सेल वाला या दूसरा कंपलसरी इक्विजिशन वाला। अगर आपने बेचा है तो कैपिटल गेन होगा, सेक्शन 45 के हिसाब से टैक्सेबल होगा। बट अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर करी है आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो सेक्शन 1037 में एग्जाम है। याद है आपको, अभी पढ़ा है इसके पहले वाली सेक्शन में। यस, उसके बाद तीन रूल्स है और फिर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स है। तीन रूल्स है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल से रूल्स है। रूल 7 है, रूल 7 किस चीज के लिए है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, ये तीन रूल्स के अलावा, रबर, कॉफी और टी, ये तीनों के अलावा कोई प्रोडक्ट को आप ग्रो करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो रूल 7 लगेगा। पहले याद रखो, सुनो, रबर, कॉफी, टी, ये तीनों के लिए अलग रूल्स है, और इन तीनों के अलावा जो अदर प्रोड्यूस है उनके लिए रूल 7 है। ये ध्यान में रख लेना, पहले ये ध्यान में रख लेना, नहीं तो रबर कॉफी टी में उसमें घुसा दूंगे। रबर कॉफी टी का अलग से अपना परसेंटेज दे रखा है, तीनों के रूल्स है। रबर कॉफी टी में रूल 7 लगाना ही नहीं है, क्लियर है। और रूल 7 पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये रूल 7 क्या कहता है कि अगर आप कोई प्रोड्यूस को से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे मान लो अगर आप शुगर का काम है, शुगर के लिए ही ये क्वेश्चन आता है, शुगर केन आप अपने खेत में ग्रो कर रहे हो और बाद में वही शुगर केन आप अपने फैक्ट्री में यूज कर रहे हो एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर और फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर, तो वहां पे रूल 7 लगेगा। तो यहां पे दो टाइप की इनकम हो रही है, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम और दूसरा जब आप शुगर बना के बेच रहे हो तो दूसरी बिजनेस इनकम होती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कंप्यूट करना है, बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट करना है, ये आपको रूल 7 बताता है। एम आई क्लियर? यस। अब देखो, रूल 7 कहता है कि भैया आपकी बिजनेस इनकम जब आप निकाल रहे हो ना, पहले अपन देख लेते हैं एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालते हैं। प्रोसेस देख लेते हैं पहले क्या होता है। आपके पास, आपने बनाया शुगर केन,
तो इसको आपने कल्टीवेट किया होगा, कल्टीवेशन की कॉस्ट होंगी इसकी, ठीक है। फिर ये शुगर केन आप ट्रांसफर करते हो अपने ही शुगर फैक्ट्री के अंदर, और शुगर फैक्ट्री से आप मार्केट में बेचते हो शुगर को, शुगर को आप मार्केट में बेचते हो। तो यहां पे दो टाइप की इनकम हो गई, ये पहली इनकम ये हो गई शुगर केन की इनकम। ये शुगर केन जब यहां पे ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो ये आपको एग्रीकल्चरल इनकम देगा। और फिर जब आप शुगर केन को फर्दर प्रोसेस करोगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करोगे और शुगर बनाओगे, तो ये जब बेचोगे तो इससे आपको बिजनेस इनकम होगी, ठीक है। अपने को देखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालना है और बिजनेस इनकम कैसे निकालना है। कुछ टेंशन नहीं लेना, एक चीज ध्यान में रखना, ये शुगर केन जब आप शुगर फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे ना, शुगर केन आप जब शुगर फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे, तो आपको शुगर केन पे एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है। तो जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि शुगर केन की आपको कॉस्ट नहीं रखनी ध्यान में, शुगर केन की मार्केट वैल्यू ध्यान में रखनी है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बात कर रहे हो सर? फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर केन आपने 10 रुपए में बनाया, ठीक है, फिर आपने ये इसको अपने फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। शुगर केन की जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो 10 रुपए है, फिर आपने इसको फैक्ट्री में ट्रांसफर करा, फैक्ट्री में उस पर 5 रुपए और लगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और फिर आपने ये एक शुगर केन को 25 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो 10 रुपए आपकी कॉस्ट है शुगर केन की, 5 रुपए फैक्ट्री में लगा और 25 रुपए में बेचा, तो लोग बोलते 15 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लोग बोलते हैं 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ना 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 ना, ऐसा मत, ऐसा मत सोचो। 10 रुपए का प्रॉफिट अगर सोचोगे ना डायरेक्टली, क्योंकि 10 रुपए तो अपने को कल्टीवेशन को लगे, 5 रुपए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लगे, और बेचा 25 में, तो टोटल कॉस्ट अपनी 15 रुपए और बेचा 25 में, तो 10 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। बट ये टोटल प्रॉफिट को बाइफरकेट करना पड़ेगा बिजनेस प्रॉफिट में और एग्रीकल्चरल प्रॉफिट में। अब कैसे करना है ये रूल 7 बताता है। रूल 7 कहता है जब आपने अपना ये जो गन्ना है ये फैक्ट्री में ट्रांसफर करा, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू क्या था। अगर फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू था, बच्चा बाटी फेयर मार्केट वैल्यू था 13 रुपए, तो 10 रुपए अपने को बनाने को लगे शुगर केन को, 13 रुपए उसका मार्केट वैल्यू था जब अपन ने उसको फैक्ट्री में ट्रांसफर किया। तो 13 माइनस 10, 3 रुपए अपनी हो गई एग्रीकल्चरल इनकम। 3 रुपए क्या होगी अपनी एग्रीकल्चरल इनकम। अब 13 रुपए का अपने को पड़ा है वो फैक्ट्री में, प्लस 5 रुपए का अपन ने उस पर करा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो टोटल अपनी कॉस्ट होगी 18 रुपए की शुगर की बनते बनते, और अपन ने उसको बेचा 25 रुपए में, तो 7 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट है अपना, ये अपना है बिजनेस इनकम। समझ रहे हो? तो बाकी कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा ये है कि जो शुगर केन को अपन ने अपने फैक्ट्री में ट्रांसफर करा है उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है या उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो आंसर इज मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, आंसर इज मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये बात ध्यान में रख लेना सर, पर अपना ही शुगर केन अपन अपने ही फैक्ट्री में दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? अरे एग्रीकल्चरल इनकम अलग निकालनी है और बिजनेस इनकम अलग निकालनी है ना, उसके लिए, ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों ने नहीं करा ये देखो यहाँ पे बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोड्यूस, मतलब अपने केस में कितना हो गया, ये अपने केस में कितना हो गया 25 रुपए, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सच प्रोडक्ट 13 रुपए, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5 रुपए, 13 और 5 18, अपनी एग्रीकल्चर इनकम आ गई बिजनेस इनकम 7 रुपए। और एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 13 रुपए, उसमें से 10 रुपए गए, 3 रुपए आ गई अपनी एग्रीकल्चरल इनकम। यस और नो? इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है आपको, ये तो रूल 7 कहता है, ठीक है। फिर रूल 7A 7B और रूल 8, 3 अलग अलग रूल्स हैं रबर, कॉफी और टी के लिए। रबर के लिए है रूल 7A। रबर में क्या होता है, रबर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं आता, लैटेक्स बनता है, फिर लैटेक्स से रबर बनते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, जो भी आपको इनकम होंगी सारे खर्चे माइनस करने के बाद, वो इनकम में से 65% एग्रीकल्चरल इनकम रहेंगी
और 35% बिजनेस इनकम रहेगी। आई रिपीट, जो भी आपको इनकम आएगी सारे खर्चे माइनस करने के बाद, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल मतलब रबर से रिलेटेड, लैटेक्स से रिलेटेड खर्चे, रबर से रिलेटेड हर खर्चा माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसमें से 65% एग्रीकल्चरल, 35% बिजनेस। 7B कॉफी के लिए है, 7B है कॉफी के लिए। अब कॉफी डायरेक्ट कॉफी नहीं बनती, आपको मालूम होगा क्या, कॉफी के बीन्स आते हैं, वो बीन्स को प्रोसेस करके कॉफी पाउडर बनवाते हैं, मालूम है ना? हाँ। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, अब कॉफी अलग अलग फॉर्म में बेच सकते हो आप, जैसे ग्रो करके उसको क्योर करके बेचा, सिर्फ ग्रो करा क्योर करा, मतलब इसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोसेस ज्यादा है, मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी कम प्रोसेस करी हुई है। तो 75% एग्रीकल्चरल, 25% बिजनेस। ठीक है, कॉफी को ग्रो करा, क्योर करा, रोस्ट करके ग्राउंड भी करा, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। सही क्या होता है रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ये भी तो समझाओ। अरे किसी कॉफी फैक्ट्री में चले जाना, कब एग्जाम खत्म होने के बाद आपको हर चीज बताएंगे, यहाँ पे कॉफी की रोस्टिंग होती है, फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग करते हैं हम और फिर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। क्यों सर 60 एग्रीकल्चरल 40 बिजनेस? ऊपर में तो 75-25 था, यहाँ पे 60 क्यों और 40 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दो प्रोसेस ज्यादा कैरी आउट करी है मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो यहाँ पे बिजनेस का इनकम ज्यादा रहता। ठीक है, और टी के केस में क्या रहता? 60-40, टी के केस में 60-40, रबर के केस में 65-35, टी के केस में 60-40, और कॉफी के केस में नॉर्मल रहा तो 75-25 और ग्राउंडेड रही तो 60-40। ये प्रपोर्शन है, और ये जो प्रपोर्शन है ये इनकम का है। सारे खर्चे माइनस करने के बाद इनकम निकालना और उसमें से इसको डिवाइड करना। क्लियर है क्या? एक खुद्दुसा पॉइंट है, अगर आपको एग्रीकल्चरल कंपनी से डिविडेंड मिला है तो क्या ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई? मतलब जो कंपनी है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी आउट करती है, आप उसके शेयर होल्डर हो, आपको डिविडेंड मिला है, तो क्या बोलोगे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई? नहीं भैया, या आपके हाथों में डिविडेंड इनकम रहेंगी और सेक्शन 56 में टैक्सेबल रहेंगी। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कह तो रखा है कि भैया एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बट तरीका निकाल रखा है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स करने का इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, सुन लो मेरी बात, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी है और वो पार्शियल इंटीग्रेशन के स्कोप में आती है तो हो ये जाता है कि एग्रीकल्चरल इनकम के वजह से जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, उस पर हाइयर रेट से टैक्स लगता है, जिस पे जो रेट से लगना चाहिए ना उससे ज्यादा रेट पे लगता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब हाँ, ये बताया भाई मैंने क्लास में। तो सर पहली बात तो पार्शियल इंटीग्रेशन सबको लगता क्या? नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगता है इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, एओपी या बीओआई को। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई को ही पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। कंपनी और फर्म को पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी और फर्म को पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब ये सर पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या है? इसके अंदर है ना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ जुड़ा देते हैं। कैसे करते हैं सर? बताता हूं ना, रुको तो सही, पहले कंडीशन सुन लो। सबका पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये चार लोगों के केस में ही पार्शियल इंटीग्रेशन होता है एग्रीकल्चरल इनकम का नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। कंपनी और फर्म के केस में तो वैसे ही नहीं होता। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई जो है ना, इनके केस में भी तभी होगा अगर इनकी एग्रीकल्चरल इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब इनकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है, और जो इनकी अदर इनकम है, मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर है या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। कंडीशंस क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन की, बोलो मेरे को? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है। मतलब किसी आदमी की एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 रुपए है, किसी आदमी की एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 है, बट उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2 लाख रुपए, तो क्या उसके केस में पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? आंसर इज नो, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या किसी आदमी की जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है उसका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। तो ये प्रोविजन क्यों है? अरे क्योंकि लोग है ना, जो जमींदार लोग है, वो अपनी बिजनेस इनकम को एग्रीकल्चरल के नाम से दिखा के 10-1 का फायदा लूटना चाहते, इसलिए ये प्रोविजन आई है। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी 5,000 के ऊपर है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब
खर्चे माइनस करने के बाद जो इनकम आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो। अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 के ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब अदर इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, तभी पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। और जब होगा तो कैसे होगा? स्टेप्स टू कैलकुलेट टैक्स व्हेन एग्रीकल्चरल इनकम इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम दी है तो टैक्स कैसे कंप्यूट करें ये सुन लो। सबसे पहले निकालना टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों पे टैक्स निकालना। इसका क्वेश्चन भी करवाता हूं, अब भी दिए हुआ है ये नीचे आपको, इसका क्वेश्चन ही दिए हुआ है, ठीक है। आप पहले टोटल इनकम पे टैक्स निकालना, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टोटल इनकम पे टैक्स निकालना। उसके बाद आप टैक्स निकालना एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे। उसके बाद में आप टैक्स निकालना एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे। सुन लो, और यहां पे याद रखना कि HEC मत लेना, HEC मत लेना। क्यों? अरे जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में आप टैक्स निकालोगे ना, उसके अंदर HEC मत लेना, क्योंकि HEC तो लास्ट स्टेप रहता बेटा। एक बार आपने टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दिया, दूसरा आप क्या करो, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स निकालो। अब जो आपको टैक्स पे करना है ना, वो है टैक्स ऑन 1 माइनस टैक्स ऑन 2, टैक्स ऑन 1 माइनस टैक्स ऑन 2, प्लस उसके बाद लगाना उस पर सरचार्ज, बाद में रिबेट मिलेगा, और बाद में HEC लगाना, बाद में रिबेट मिलेगा, बाद में HEC लगाना। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो। अच्छा क्या बोला मैंने पहले सुन लो, बता दो मेरे को पहले क्या बोला मैंने। पहला क्या करना है सबसे पहले बोलो, अरे बोलो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना है, सिर्फ फिगर लेके, HEC नहीं, कुछ नहीं। दूसरा क्या करना है, टैक्स निकालना है ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे। तीसरा टैक्स पेबल कितना रहेगा, अपने को टैक्स कितना पे करना रहेगा, 1 माइनस 2, ठीक है। अभी ये रीजन मैं आपको नहीं बताता हूं, मैंने लॉजिक आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है, ये रिवीजन है इसलिए मैं वापस से लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, सैलरी है भैया, कितनी है इसकी सैलरी, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की सैलरी है। हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है 2.10 लैक्स, 2.10 लैक्स, और ये है 1.10 लाख, ठीक है। मेरे को मोटा करना था इसलिए यहाँ पे फिगर्स लिख लिए। तो सैलरी इनकम है 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2,10,000, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नागपुर है 2,10,000, और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,10,000। मतलब टोटल एग्रीकल्चरल इनकम है 2,10,000, उसमें से 1,10,000 के खर्चे। मतलब मेरे को बताओ नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितना हो गया, 1 लाख रुपए, बराबर 1 लाख रुपए का नेट एग्रीकल्चरल इनकम आ गया। और अदर इनकम्स कितनी है, सैलरी 3 लाख की और हाउस प्रॉपर्टी 2,10,000 की, है ना, अरे हो कि नहीं बोलो। तो भैया ये आ गया अपना HP, अपना आ गया हाउस, सॉरी अपना आ गया एग्रीकल्चरल इनकम आ गया 1 लाख का, और दूसरा आ गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितने का, 3,10,000 और 2 लाख, 3 और 2 10 हो गया ना, हाँ 5,10,000, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, टैक्स निकालना है आपको एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कितने पे, 6,10,000 रुपए पे। बताओ कितना आएगा 6,10,000 पे टैक्स, अरे पहले 5 लाख पे 12,500 करो, बताओ बताओ 6,10,000 पे टैक्स कितना आएगा, झटके से बताओ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 5 लाख पे 12,500 का टैक्स आता ना बेटा, 2.5 लाख का 5%, कितना आएगा बेटा, 34,500। चेक कर लेते हैं, 12,500 प्लस 1,10,000 पे 20%, 1,10,000 का 20% 22,000 रुपए, ठीक है, 34,500 बराबर आ गया। दूसरा क्या करना है आपको, टैक्स निकालना है काई पे, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब 1 लाख प्लस 2.5 लाख, 3,50,000 पे टैक्स निकालना है। बताओ 3,50,000 पे टैक्स कितना आएगा, ये मत बोलना सर इसमें तो रिबेट मिल जाएगा, देखो 6,10,000 पे टैक्स निकाला, 34,500, 3.5 लाख पे टैक्स आएगा, 2.5 लाख का एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए। अब क्या करना है, 34,500 में से 5,000 माइनस करना है, 29,500
टैक्स पेबल, और इसके बाद में इसमें 4% एचईसी घुसार देना, इसके बाद में 4% एचईसी डालना है। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस सर। यहां पे अपना एग्रीकल्चरल इनकम भी हो गया खत्म। मैंने बोला था 20 मिनट तो 20 मिनट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हाउस प्रॉपर्टी करते हैं।